वो 5-6 साल के बाद फिर लोग जो है वापस गिर जाते हैं। तो इस दफ़ा हमने ये इस पे ट्रिकल डाउन पे सिर्फ इन्हिसार नहीं करना, हमने बॉटम्स अप भी करना है। वो हमारे 4 से 6 मिलियन हाउस होल्ड जो नीचे वाले हैं, उन बेचारों का क्या कसूर है? क्या वो पाकिस्तान के बाशिंदे नहीं हैं? क्या उनको हक नहीं पहुँचता? उनके पास भी एक छत होनी चाहिए, उनके पास भी रोज़गार होनी चाहिए, उनके बच्चे भी तालीम होनी चाहिए और सेहत उनके लिए हम उनका ख्याल रखें। तो हम एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये एक मेजर इनिशिएटिव अभी करने जा रहे हैं, जिसके बीच में ट्रिकल डाउन के ऊपर तो हम काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर पे काम करेंगे, इंडस्ट्री पे काम करेंगे, एक्सपोर्ट्स पे काम करेंगे, हाउसिंग पे काम करेंगे, इन सब चीज़ों पे काम करेंगे, लेकिन बॉटम्स अप भी करेंगे। हम आम आदमी के लिए भी स्कीम्स लेके आएंगे जहां उनकी रोज़गार हो उनके पास, मतलब, और जहां हमें एग्रीकल्चर में गरीब किसान के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देना पड़े वो भी हम देंगे। सो वो एक मेन सोल्यूशन होगा जो हम लेके आ रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारी, जिस तरह मैंने कहा कि जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं उसके ऊपर हम तवज्जो देंगे ताकि एग्रीकल्चर में सरप्लस फूड क्रिएट करें, इंडस्ट्री के उसको कम्पिटिटिव बनाएं ताकि इंपोर्ट्स कम हों, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हों। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, और ये आप देख लें हमारी हिस्ट्री की, जब भी हमारा क्राइसिस आया वो इसलिए आया कि हमारे पास डॉलर कम हो गए हैं, डॉलर ख़त्म हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि हम ग्रोथ करते हैं। जब ग्रोथ करते हैं तो इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, कंजम्पशन बढ़ती है, हमारी एक्सपोर्ट्स उसको साथ वो नहीं कर सकती, पेश नहीं कर सकती। तो क्या होता है? डॉलर कम हो जाते हैं और फिर हम एक क्राइसिस में चले जाते, फिर IMF के पास चले जाते हैं। तो इस दफ़ा हमें ये ज़रूरी करना है कि एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, और ये जो है इस वक्त तक जो हमें जाहिर है हम लोगों ने जो एक्सपोर्ट बढ़ रही हैं, लेकिन और बढ़ाना है हमने। हमारी रेमिटेंसेस ने हमें इस वक्त तक सहारा दिया हुआ है, और ये मैं कहूँगा यकदम ये रेमिटेंसेस क्यों बढ़ना शुरू हो गई हैं, ये FATF का भी एक वजह है और कोविड की भी वजह है, लेकिन एक सबसे बड़ी वजह यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज लव इमरान खान। वो इमरान खान की वजह से पैसे ज़्यादा से ज़्यादा भेज रहे हैं। चले, वो एक हमारे लिए इस वक्त तो हमें उसने संभाला है, लेकिन हमने एवेंचुअली एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, हाउसिंग को हमने करना है। क्या वजह है कि पाकिस्तान की मॉर्गेजेस जो हैं वो 0.25% ऑफ GDP हैं, और थाईलैंड 26 है, हिंदुस्तान 10 है, और मलेशिया 36 है। क्यों? तो हमें वो बढ़ाना है क्योंकि हर आदमी को हमने घर देना है। सो ये हम जब बढ़ाएंगे तो इससे जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इससे जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगी, और सबसे ज़्यादा जो 2-3 अहम चीज़ें हैं जो प्रायोरिटी में है वो है रेवेन्यूज़ बढ़ाने हैं। जब तक FBR के रेवेन्यूज़ नहीं बढ़ेंगे, हमारे पास रेवेन्यूज़ नहीं बढ़ेंगे, हुकूमत हमेशा मकरूज़ ही रहेगी और फिस्कल डेफिसिट जो हैं वो कम नहीं होंगे, और जो है प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो रेवेन्यूज़ 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 ये और एक बहुत क्रिटिकल चीज़ है जो हमने बढ़ाना है। फिर फाइनेंशियल सेक्टर में हमारा ख्याल है कि हमारा बैंकिंग सेक्टर बहुत एफिशिएंट है। अगर बहुत एफिशिएंट है तो ये क्या वजह है कि हमारी इस वक्त जो मनी सर्कुलेशन है, जो पैसे जो बैंकों में नहीं है वो 42% है। इसका मतलब लोग पैसे बाहर लेके बैठे हुए हैं। अगर हम इतनी एफिशिएंट हो तो वो कम से कम बैंकों में रखें ना पैसे, और कम से कम प्रोडक्टिव यूज़ हो उसकी। तो वो हम देखेंगे, करेंगे। दूसरा ये है कि पूरे मुल्क से पैसे इकट्ठे होते हैं और 9 शहरों में खर्च हो जाते हैं 85%। ये नहीं होना चाहिए। KPK का अगर सेविंग्स है तो KPK में ही खर्च होनी चाहिए, बलूचिस्तान की सेविंग्स है तो बलूचिस्तान में ही खर्च होनी चाहिए। सिमिलरली नॉर्थ सिंध, साउथ पंजाब, आज़ाद कश्मीर, हमने इसको ठीक करना है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जब हम ठीक करेंगे तो हमारा ख्याल ये है कि ये 6% ग्रोथ इंशाल्लाह होगी, लेकिन हमने इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है। सबके लिए ग्रोथ होनी चाहिए, गरीब के लिए, मिडिल क्लास के लिए, अमीर के लिए एक जैसी ग्रोथ होनी चाहिए। और ये उस वक्त होगी जब हम ये फंडामेंटल अपने जो हमारे जो फॉल्ट लाइंस हैं इसको ठीक नहीं करेंगे। ये हुकूमत पहली दफ़ा बहुत अरसे के बाद जब से प्लानिंग कमीशन टूटा 60s का, अर्ली 70s में, उसके बाद ये एक बड़ी
प्लानिंग एक्सरसाइज कर रही है, फोकस्ड है और उस पर अमल करेगी। शुक्रिया। सवाल जी जी हजूर। सर, शहबाज राना फ्रॉम द एक्सप्रेस ट्रिब्यून। जी आपने जी जी स्टार्ट में फरमाया कि ये जो ग्रोथ नंबर है इसको कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए और इसका फाइनेंस का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सर ये हकीकत नहीं है कि क्या डॉक्टर वकार मसूद खान साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी पीबीएस की के लोगों की और उनको कहा था कि 4% नंबर चाहिए, और जो उन्होंने मीटिंग की थी क्या उन्होंने आपकी इजाजत से की थी पीबीएस के लोगों से? बिल्कुल उन्होंने ये नहीं कहा। ये आपने अगर आपको किसी ने ये बताया तो गलत बात की है। वकार मसूद साहब जो हैं वो कभी ऐसी मीटिंग ना बुलाएंगे ना ऐसी बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, मैं वो शख्स हूं जिसने 2009 के बीच में एक टेक्निकल असिस्टेंस ली थी और कहा था कि पीबीएस जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसका जो बंदे भी होने चाहिए वो भी बाहर से, चंद बंदे बाहर से लेके आएँ और उसकी रिपोर्टिंग गवर्नमेंट की ये डिपार्टमेंट्स में नहीं होनी चाहिए। मैं जब चला गया तो वो उन्होंने इंडिपेंडेंट तो उसको कर दिया या उसको रिवैम्प तो किया, लेकिन फिर से वो फाइनेंस डिवीजन में ही रिपोर्ट होता रहा और इस में आके उन्होंने उसको प्लानिंग में डाला और ये फाइनेंस के नीचे अब नहीं है। सो आपकी ये खबर जो है वो ठीक नहीं है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप जब आए थे तो आपने कहा था कि बजट स्ट्रैटेजी पेपर को हम रिवाइज करेंगे। आपने क्या सर वो रिवीजन कर लिया है और क्या आईएमएफ के साथ आपने निगोशिएट कर लिया है कि जिसके तहत आप टैक्सेस में तो इजाफा चाहते हैं लेकिन जिस अंदाज में वो देख रहे हैं वो नहीं करना चाहते, और दूसरा जो पावर टैरिफ में इजाफा है वो भी आप नहीं करना चाहते, तो क्या आईएमएफ के साथ आपकी चीजें फाइनलाइज हो गई हैं सर? जी मेरे देखें, बिल्कुल आपने सही बात की। हम वो जो है वो वर्किंग पेपर जो है वो उसको रिवाइज कर रहे हैं। एज अ मैटर फैक्ट हम कर चुके हैं और ये जो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि टैरिफ जो हैं वो इस वक्त हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे, लोगों पे बोझ नहीं डालेंगे और हम उसके ऑल्टरनेट हमने प्लान जो है तैयार कर लिए हैं। और टैक्सेस पे भी यही है। टैक्सेस उन्होंने हमें कहा था कि अगले साल जो है आप 5.96 ट्रिलियन जो है वो टैक्सेस लेके आ जाएं। हम उसके करीब लेके चले जाएंगे विदाउट टैक्सिंग दी ऑलरेडी टैक्स्ड। उनका ख्याल था कि हम ये जो है निकाल दें कई जो हमने मराहत वगैरह दिए हैं कई सेक्टर्स को और कुछ टैक्सेस इंक्रीज कर दें, जो सैलरीड वाले हैं या जो जिनकी इनकम्स हैं उनको और टैक्स कर दें। हमने कहा वो ऐसे नहीं करेंगे, हम और इनोवेटिव तरीके से पैसे उतने ही इकट्ठे कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हम ये दोनों चीज़ों के ऊपर हमारा एक पोजीशन है, हमारी उनसे गुफ्तगू अभी शुरू है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आईएमएफ जो है हमें स्पेस देगा। जी नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है डॉन से जी सर स्नौला डॉन से सर जी बोले सर। ये आपने काफी चीजों का जिक्र किया है लेकिन जो मेजर आपका प्रॉब्लम है आपने उसको मिस किया है। नेक्स्ट ईयर में भी आपकी जो मार्कअप पेमेंट है और डेट पेमेंट है वो नियरली $20 बिलियन या उसको आप कह सकते हैं $3 ट्रिलियन से ज्यादा होगी। तो ये ग्रोइंग बर्डन है आपके ऊपर और नेक्स्ट ईयर ये और बढ़ेगा। तो इसको हैंडल करने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है? सेकंड ये है कि अति सलाह एक सवाल पूछ लो भाई, एक सवाल बहुत देखें यार, जरूरी तो हर चीज है यार, जरूरी तो हर चीज है, एक सवाल पूछ लो ना। अच्छा जी नहीं बोलने दो यार, सर मेरा सवाल है। दूसरा आपका सवाल क्या था? आप बोले सनाउल्लाह, दूसरा सवाल क्या था आपका? यार ऑन करो ना उसको। सर पीडीसीएल की प्राइवेटाइजेशन के $800 बिलियन पेंडिंग है, अब तो कई साल हो गए, उसके बारे में आपकी क्या स्ट्रेटेजी है रिकवर करने की? देखिए पहला बात जो है आपने जिसे कहा कि आपके पास पैसे किधर से आएंगे, तो एज अ मैटर फैक्ट यही तो मैं बात कर रहा था कि हमने रेवेन्यूज अपने बढ़ाने हैं, हमने अपने रेवेन्यूज बनाने हैं। हमारा जो इस वक्त जो
जो डेट पेमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और वो ज़्यादा हुई बिकॉज हमने इंटरेस्ट जो है रेट्स बढ़ा दिए थे, और उसकी वजह से हमारे जो डेट बर्डन बढ़ा था। लेकिन इस वक्त फिस्कल डेफिसिट नीचे आएगा अगले साल, और ये रेवेन्यू बढ़ेंगे इंशाल्लाह, उससे ही हम पूरा कर लेंगे। ऐसी हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा पीटी सेल की जो बात है, पीटी सेल के साथ भी बातचीत चल रही है, और क्योंकि हमारे रिलेशनशिप जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकले। तो इंशाल्लाह इसी अगले साल के बीच में हम ये भी सोल्यूशन कर लेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जी तनवीर साहब। अशरफ मलखम जी, जियो टीवी से। सर, आपने अभी जिक्र किया कि आईएमएफ के साथ आप कुछ ऐसी चीजें रिवाइज कर रहे हैं जो हुकूमत के बस में नहीं है करना, खासतौर पर टैरिफ इंक्रीज करने। तो एक चीज और आई थी आईएमएफ की तरफ से कि फैटफ से निकलने की शर्त रखी गई कि जब तक पाकिस्तान फैटफ से निकल नहीं जाता उसकी ग्रे लिस्ट से, उस वक्त आईएमएफ का प्रोग्राम ऑपरेशनल नहीं होगा। उस शर्त पे भी दोबारा रीनेगोशिएशन करेंगे। और साथ ही जो रियल सेक्टर की अमनेस्टी की एक शर्त थी एफएट या अपने आईएमएफ के प्रोग्राम की तरफ से, उसमें कब तक मजीद कितनी एक्सटेंशन होगी? अभी तक तो पाकिस्तान एक्सटेंशन पे चल रहा है, और जो आपने जिक्र किया कि 40% रकम जो है पाकिस्तान की सेविंग्स बैंक से बाहर पड़ी और सारी की सारी रियल स्टेट सेक्टर में जा रही है, जो कि एक बिजनेस एक्टिविटी तो हो रही है, लेकिन मार्केट को उसने बहुत ज्यादा इन्फ्लेट कर दिया है। जो रियल हाउसिंग वाला है बायर, उसको लिए खरीदना मुश्किल हो गया, ब्लैक मनी जा रही है रियल स्टेट में। ये सारी आईएमएफ की कंडीशंस थी जी, इन पे आपकी बात। आईएमएफ की जो कंडीशंस आप कह रहे हैं कि फैटफ वाली, तो मेरे नज़र में तो ऐसी चीज़ कोई नहीं गुजरी। लेकिन हैविंग सेड दैट, हम फैटफ की कंडीशंस को ऑलमोस्ट मीट कर चुके हैं। एक आधा आइटम रह जाता है जो कि ट्रांजैक्शनल है, वो पॉलिसी वाला नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि अभी ये जून की मीटिंग जो होंगी तो इंशाल्लाह हमें फेवरेबल उस पर रिस्पांस मिलेगा। लेकिन इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है आईएमएफ प्रोग्राम। दूसरा, आपने मुझे कहा कि वो एमनेस्टी जो है, एमनेस्टी है उसने जून में ख़त्म हो जाना है। अब हम कोशिश ज़रूर करेंगे, ये कोविड-3 जो है इसकी वजह से हम उनसे कोई एक लीवे लें कुछ और अरसे का, लेकिन अभी तक 1.5 साल का हम लीवे दे चुके हैं हाउसिंग इंडस्ट्री, और बहुत प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये मेक और ब्रेक नहीं है पाकिस्तान के लिए। जो आप बात कर रहे हैं कि ये पैसे जो हैं रियल एस्टेट में जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। हम चाहेंगे कि ये रियल एस्टेट से मतलब ये इनफॉर्मल इकॉनमी से निकलें, उसके लिए हमने ये प्रोग्राम्स दिए थे। बट ये एक ऑन गोइंग चीज़ होगी, क्योंकि इस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बजट में हम जो है बड़ी लीनियंसी दिखाएंगे इन टर्म्स ऑफ हरासमेंट हम ख़त्म करेंगे, और ये चाहेंगे कि लोग जो हैं सेल्फ असेसमेंट करें, और उसकी थर्ड पार्टी ऑडिट जो है वो भी थर्ड पार्टी होनी चाहिए। जिस तरह मैंने 2009 में कहा था, अभी भी वैसे करेंगे। लेकिन उसकी एक दूसरी साइड भी होगी। दूसरी साइड ये होगी कि जो लोग जो अपने मतलब सेल्फ असेसमेंट और ईमानदारी से नहीं करेंगे, तो हम इस दफ़ा इंशाल्लाह लाएंगे कि लोगों को फिर जेल सेंटेंस भी होगी, हम सख्ती भी करेंगे। मतलब ज़रूरी नहीं कि हरासमेंट जब हमने एफबीआर की ख़त्म कर ली और थर्ड पार्टी को लेके आ गए और फिर भी लोग समझेंगे बस मादर पिदर आज़ाद हो गए, वो नहीं होंगे। जो टैक्स नहीं दे रहे अगर वो पकड़े गए तो फिर जिस तरह दूसरे दुनिया में होता है, सिर्फ उसके ऊपर वो पेनल्टीज नहीं लगती, फिर जेल जाए। तो इसलिए हम ये रियल एस्टेट को भी ये समझ होगी कि भाईजान जो है वो जो एक फ्रेमवर्क है उसके तहत हम काम करें, अदरवाइज जो है मुश्किल हो जाएगी। जी नेक्स्ट। सर, मेरा नाम तनवीर हाशमी है, मैं जंग अखबार से हूँ। हेलो जी 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 आवाज आ रही है जी। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि बहुत सारा काम टारगेटेड सब्सिडीज के ऊपर हो रहा था, और ये आईएमएफ की शराइत भी थी कि सब्सिडीज को ज्यादा से ज्यादा कम किया जाए। तो सर, क्या जो सब्सिडीज हैं क्या इसके ऊपर भी बजट के अंदर क्या कम की जाएंगी? और जो गरीब लोग हैं, खासतौर पर जो बिजली के ऊपर सब्सिडीज थी या जो फूड के ऊपर सब्सिडीज है और बाकी चीजों के ऊपर, तो क्या इसको भी कम करेंगे बजट के अंदर या इसको क्या रैशनलाइज किया जाएगा? जी, इसको टारगेट करेंगे। अब देखें, इस वक्त जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें 35 मिलियन हाउस होल्ड है और 29 मिलियन को सब्सिडी मिल रही है। ये तो ठीक नहीं है ना। इसका मतलब है जिनका हक है उसके अलावा बहुत लोगों को मिल रही है, तो वो तो नहीं इस चीज़ के ऊपर माइंड करते जिनको मिल रही है और नहीं मिलनी चाहिए।
तो हम इसको टारगेटेड करेंगे। उसके लिए सानिया निश्चित ने एक हाईवे क्रिएट किया है हाउस होल्ड इनकम्स का। तो हम जो निचली जो 40-45% जो हमारी पॉपुलेशन है उसको सब्सिडाइज करेंगे, उसको बिजली पे भी करेंगे, उसको आटे पे भी करेंगे, हम दूसरे जो एसेंशियल्स हैं उस पर भी करेंगे, लेकिन सबको नहीं करेंगे। वो टारगेटिंग जो है वो अगले साल से शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट जी, ये मेरे ख्याल में जी बोले, मैं सुन नहीं रहा था, आप बताएं यार। ये देखें वो बोल रहे हैं और आवाज नहीं आ रही। रुझान मेरी आवाज, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आप फिर से बोल रहे हैं प्लीज। अब आ रही है आवाज तरीन साहब? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, इरशाद अंसारी मेरा नाम है सर, मैं एक्सप्रेस से मेरा ताल्लुक है, एक्सप्रेस टीवी से। सर एक तो ये कि क्या ये अभी आप वर्किंग पेपर भी जो है वो रिवाइज कर रहे हैं, और बाकी भी अभी आप कल से मेरा ख्याल है कि IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं, और बाकी बिजनेस कम्युनिटी और दूसरे स्टेक होल्डर्स से आपकी मीटिंग जारी है। क्या ये सफिशिएंट टाइम होगा कि आप बजट जो है वो प्रॉपरली रियल जो है वो आदादोशुमार जो है टारगेट रख के जो है वो बना पाएंगे, या बजट जो है वो मजीद ताखीर का शिकार हो जाएगा, या उजलत में बनाया गया बजट किसी मिनी बजट के जो है वो पेशरफ नहीं होगी, इसके बाद मिनी बजट नहीं आएगा? तो दूसरा सर मेरा इसी से मुताल्लिक एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन है कि ये आपने लास्ट टाइम भी ये आपको कराया जाता था कि आपने NFC अवार्ड दिया था, और उसके बाद से अब पूरी NFC चल रहा है, और अभी तक जो है वो NFC शौकत अजीज साहब हफीज शेख साहब ने बनाया, लेकिन उस पर कुछ नहीं हो सका। अभी फिर आप जो है वो वज़ीर खजाना है, तो क्या NFC पे भी कुछ करेंगे? क्योंकि सूबों का जो है वो इसमें बाद लोगों का ख्याल है कि पिछले NFC में कुछ आपने जो है वो फार्मूला बनाते हुए कुछ इसमें गलतियां हुई हैं सूबों के हवाले से, तो क्या उसको आप जो है वो रिवाइज करेंगे? नए NFC पे भी कोई चीज बातचीत होगी? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हम तैयारियां शुरू हैं। ये नहीं है कि अब हम लोग ने तैयारियां शुरू नहीं की। मैं थोड़ा सा ज़ाहिर है बीमार हो गया, लेकिन इस वक्त पूरे फुल स्विंग में है बजट की तैयारियां, और इंशाअल्लाह एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक वेल थॉट आउट बजट हम देंगे जिसमें आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस होंगे, और वो जो है जून के अवाइल में ही हम इंशाल्लाह दे देंगे। अभी इस वक्त जो डेट आ रही है वो तकरीबन जून 11 की आ रही है, तो इंशाल्लाह देंगे। और इसमें आप देखेंगे कि हम ये हैपहैज़र्ड तरीके से नहीं तैयार हुआ, ये बड़े एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं हमारे मिनिस्ट्री के बीच में, तो ये तो होगा। दूसरा NFC की बात की तो जी NFC के बीच में कोई ऐसी वो उजलत नहीं हुई थी। आपने 50-50 था आपका, सबवेंशन मिला लें, आपने डिवॉल्व की थी बहुत मिनिस्ट्रीज प्रोविंसेस को, और वो उसके एडिशनल पैसे दे दिए गए थे उन लोगों को। और उसमें नॉट ओनली वर्टिकली हमने ये थोड़ा ज़्यादा उनको इसलिए दिए कि हॉरिजॉन्टली उन्होंने चेंज कर दिया था, सिर्फ पॉपुलेशन पे नहीं था। और